बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉर्पियन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिच्छू का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो माउथ से लेके इसके जो गुदा पार्ट होता है वहाँ तक फैली हुई रहती है। ठीक है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक ये फैली हुई रहती है। ठीक है, और इसके चार अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसमें ये डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी या मुख पूर्व गुहा। ठीक है, और नेक्स्ट है फोरगट या स्टोमोडियम, अग्र आंत्र या स्टोमोडियम। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसका है मिडगट और मिजेंट्रॉन, जिसे मध्य आंत्र या मिजेंट्रॉन कहते हैं। और थर्ड पार्ट इस एलिमेंट्री कैनाल का है हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, पश्च आंत्र या प्रोक्टोडियम। तो ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में प्री ओरल कैविटी, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। प्री ओरल कैविटी जो होती है वो एक छोटी सी कैविटी है और वो एनक्लोज्ड होती है। इसके बेसल सेगमेंट जो होता है, फर्स्ट जो 4 पेयर अपेंडेजेस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये मुख के आगे की तरफ एक बड़ी सी गुहा है, जो इसका जो प्रोसोम पार्ट होता है उसके जो 4 पेयर अपेंडेजेज होता है उनके द्वारा ये घिरी होती है। ठीक है, जो लेटरली पार्श्व दिशा के अंदर ये जो पेडिपेल पे इसके होते हैं उसके कॉक्सा के द्वारा बाउंडेड होती है। अबव बाई रोस्ट्रम, ऊपर की तरफ ये रोस्ट्रम से घिरी हुई होती है। ठीक है, इसमें आप लोग देखते जाइए रोस्ट्रम से। और फ्रंट साइड में ये इन फ्रंट बाय द कॉक्सा ऑफ कैलिसरी, कैलिसरी के जो कॉक्सा होते हैं फ्रंट में उनसे बाउंडेड होती है। एंड बिलो बाय द 2 पेयर ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द कॉक्सा ऑफ द फर्स्ट 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। इसकी जो फर्स्ट 2 पेयर, पहले 2 जो वॉकिंग लेग्स चलन टांगे इसकी होती है, उनके जो कॉक्सा हैं उसके मैक्सिलरी प्रोसेस के द्वारा ये बाउंडेड होती है नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो सारे ऑल दीज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनके ऊपर ब्रिस्टल्स और हेयर्स पाए जाते हैं जो कि इस प्री ओरल कैविटी के अंदर बढ़े रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लेटरली कंप्रेस्ड कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रोस्ट्रम या बकल अपेंडेजेस कहते हैं, प्रोट्रूड्स इनटू प्री ओरल कैविटी के अंदर जो बढ़े रहते हैं। ठीक है, एंड अच्छा, और बिलो द बेस ऑफ द रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के नीचे की तरफ एक सकड़ा सा छोटा सा माउथ इसमें पाया जाता है। और ये जो रोस्ट्रम होता है इज प्रोवाइडेड विद ए सेट ऑफ मसल्स विच कैन रोल इट इनटू ए ट्यूब फॉर सकिंग द फ्लूइड इनटू द फेरिंग्स। ये एक ट्यूब लाइक संरचना बनाती है जो इसको भोजन को सक करने के काम में इसके आती है। और जस्ट ये जो प्री ओरल कैविटी है इसके जस्ट पीछे फोरगट या स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो फोरगट या स्टोमोडियम है इसमें माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये सब पार्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जो फोरगट होती है इंटरनली लाइन बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल के द्वारा ये आश्रित होती है। ठीक है, सबसे पहले माउथ जो स्मॉल छोटा है, नैरो सकड़ा और ट्रांसवर्स ओपनिंग है, सिचुएटेड बिलो द बेस ऑफ रोस्ट्रम,
स्क्रप्टम के जस्ट नीचे ये स्थित होता है और प्री ओरल कैविटी के पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो माउथ होता है फिर जाकर फेरिंग्स में खुल जाता है और ये जो माउथ है उससे केवल ये जूस और तरल पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को ये सक कर सकते हैं, वो ही इस माउथ के द्वारा अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स जो पियर शेप्ड होती है, ठीक है। और ये एक तरह से एक चूसने वाली संरचना होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो लचीली फ्लेक्सिबल होती है और इसकी भित्ति से सिफेलोथोरैक्स की जो भित्ति है उस पर बहुत सी मसल्स के अनेक समूह पाए जाते हैं, ठीक है। मसल्स पाए जाते हैं और ये जो मसल्स होती हैं दो तरह की इसमें मसल्स पाई जाती हैं। एक तो द मसल्स आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू स्फिंक्टर एंड डायलेटर, ठीक है। तो जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो फेरिंग्स को कॉन्ट्रैक्टेड संकुचित रखती हैं, जबकि जो डायलेटर मसल्स होती हैं वो उसको बढ़ाने के काम में आती हैं। और ये जो फेरिंग्स, इसलिए ये जो फेरिंग्स होती है इन मसल्स के कारण, मसल्स की एक्शन के कारण ये पावरफुली सक्टोरियल ऑर्गन होता है फॉर सकिंग द लिक्विड फूड। लिक्विड फूड को सक करने के लिए ये मसल्स इसकी हेल्प करती हैं। स्फिंक्टर मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में और डायलेटर मसल्स उसको डायलेट करने में मदद करती हैं, जिससे ये सक कर पाता है। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ग्रसनी के पीछे की तरफ एक ये सक्रिय नलिका में खुलता है जिसको ईसोफेगस कहते हैं। इसको आप डायग्राम में देखिए। सबसे पहले देख रहे हैं माउथ, उसके बाद माउथ के जस्ट बाद में यहाँ पे फेरिंग्स, और फेरिंग्स आकर ये पियर शेप्ड है, ये आकर ईसोफेगस में यहाँ खुल जाती है और ये जस्ट ईसोफेगस के नीचे स्टमक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। स्टमक जहाँ फेरिंग्स और ईसोफेगस यहाँ मिल रही है स्टमक से, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड भी मौजूद है जिसको स्टमक ग्लैंड भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ग्रसनी पीछे की तरफ एक सक्रिय नलिका में खुलती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं और ये नर्व रिंग से होकर गुजरती है और आमाशय के अंदर पहुंचकर फिर इसमें ये एक स्लीव वॉल्व बनाती है जो कि आमाशय के में जो भोजन, जो स्टमक में जो भोजन पहुंच जाता है उसको वापस आने से ये जो स्लीव वॉल्व होता है वो रोक लेता है, ठीक है। और जहाँ ग्रसनी ये फेरिंग्स और ईसोफेगस जहाँ पर खुलती है वहीं पर उन सलाइवरी ग्लैंड से आकर लार वाहिकाएँ, सलाइवरी डक्ट आकर खुलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडगट और मीजेंट्रॉन, ठीक है। मिडगट जो होती है इसकी फोरगट के जस्ट पीछे की तरफ लंबी चौड़ी और एक सीधी नलिका होती है, ठीक है। और ये स्टमक और इंटेस्टाइन इसके दो पार्ट्स हैं और साथ ही इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी शामिल होती हैं। और ये जो मीजेंट्रॉन होती है लाइंड होती है, मतलब आश्रित होती है अंदर की तरफ एपिथेलियम से, जबकि इसमें इंटरनल काइटिनस लाइनिंग जो है वो इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये फ्री होती है काइटिनस लाइनिंग से। तो अब इसमें सबसे पहले स्टमक होता है स्लाइटली डायलेटेड, हल्का सा मत बढ़ा हुआ होता है, थिन वॉल्ड होती हैं, पतली दीवारें होती हैं, और सिचुएटेड इन द सिफेलोथोरैक्स पार्ट में होता है एंड एक्सटेंडिंग कहाँ तक बढ़ा हुआ होता है, एक्सटेंडिंग बिटवीन द ईसोफेगस एंड डायफ्राम तक ये फैला हुआ होता है। और इट इज़ कवर्ड अबव, ऊपर की तरफ कवर्ड होता है ब्राउनिश कलर की ग्लैंड्स होती हैं जिनको स्टमक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हग्सले जो था, हग्सले ने इनको सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया था, लेकिन जो ब्लैंकार्ड और पॉलोस्की थे उन्होंने कहा कि नहीं ये सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, उन्होंने इसको स्टमक ग्लैंड
नाम दिया था इनके कार्य और पोजीशन के आधार पर। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है या स्टमक ग्लैंड, ये जो है इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, 2 लैटरल 2 पार्श्वीय और एक मीडियन डॉर्सल लोब इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एंड ओपन इनटू स्टमक के अंदर आकर खुलती हैं एक शॉर्ट लैटरल डक्ट के द्वारा, एक पार्श्वीय डक्ट के द्वारा ये आकर स्टमक में खुल जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन या आंत्र, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है वो एक सक्रिय लंबी नलिकाकार संरचना होती है और ये लार्जेस्ट पार्ट है इसकी एलिमेंट्री कैनाल का, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डायफ्राम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। डायफ्राम से स्टार्ट होकर बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट है वहाँ तक फैली रहती है और फिर ये वहाँ पर अंतिम खंड तक फैलती है और अंतिम खंड में ये फिर पश्च आंत्र में जाकर हाइंड गट में जाकर खुल जाती है, ठीक है। और इसकी जो आंत्र ग्रंथिल उपकला के द्वारा आश्रित रहती है, ठीक है। और इसमें 2 रीजन मेन होते हैं, 2 रीजन के अंदर ये डिवाइड होती है। वो कौन से हैं? प्री एब्डोमिनल या पार्स टेक्टा इंटेस्टाइनी, और दूसरा है पोस्ट एब्डोमिनल और पार्स न्यूडा इंटेस्टाइनी, ठीक है। जिसको जो प्री एब्डोमिनल रीजन है इसको हिपेटोपेनक्रियाटिक रीजन भी बोलते हैं, और जो पोस्ट एब्डोमिनल रीजन है उसको इलियम या पार्स न्यूडा इंटेस्टाइनी भी बोलते हैं। और जहाँ पर ये इसको साथ में बोलते हैं उदर पूर्वी भाग, ठीक है। एंटीरियर प्री एब्डोमिनल रीजन जो होता है वो नैरो सकड़ा होता है, एंड द थिन वॉल्ड लाइनिंग, पतली इसके ऊपर लाइन होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स की। इट हैज़ ओपनिंग ऑफ 5 पेयर ऑफ शॉर्ट हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट अराइजिंग फ्रॉम हिपेटोपेनक्रियाज। इसमें आकर 5 हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आकर मिलती हैं जो कि हिपेटोपेनक्रियाज से आती हैं। इसको आप डायग्राम में देख लीजिए, ये डायग्राम में देखिए 5 इसमें हिपेटिक डक्ट आ रही हैं। ये हिपेटिक डक्ट्स आ रही हैं इसमें, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 इसमें हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हैं जो इसके हिपेटोपेनक्रियास पार्ट्स में आ रही हैं। डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखिए इसको, 5 हिपेटोपेनक्रियाटिक, 5 पेयर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं जो कि हिपेटोपेनक्रियाज से अराइज होती हैं, और जहाँ पर प्री और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइनी मिलती हैं वहाँ पर 2 पेयर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। जहाँ पर ये दोनों पार्ट मिलते हैं वहाँ पर एक संकुचन पाया जाता है, वहाँ पर 2 जोड़ी अंधनलिकाएँ बोलते हैं या फिर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये इसमें उत्सर्जन का कार्य करती हैं। और इसके लिए अगर आप एक दूसरा डायग्राम ये भी देख सकते हैं, इसमें बहुत क्लियर है प्री एब्डोमिनल रीजन और ये पोस्ट एब्डोमिनल रीजन। इसमें 5 1 2 3 4 5 हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आ रही हैं, हिपेटोपेनक्रियाज से निकल रही हैं, और ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे 2 पेयर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों रीजन मिल रहे हैं। प्री एब्डोमिनल और पोस्ट एब्डोमिनल रीजन जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है दोनों के जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। ये आहार नाल का सबसे छोटा पश्च भाग होता है जो कि क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहता है। हाइंडगट जो कि क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहता है, और ये जो अंतिम ये पश्च उदर भाग के अंतिम खंड तक सीमित होती है, और ये पुच्छ खंड जो इसका होता है उसकी अधर सतह पर
गुदा द्वार के द्वारा ये हाइंडगट बाहर की तरफ खुलती है और ये जो लास्ट 18 सेगमेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये इंटरनली काइटिन से लाइन आश्रित रहती है और बाहर एनल एपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट सेगमेंट पे टेल्सन के पास। और जो एनस है सराउंडेड बाय 4 काइटिनस प्लेट्स विच कीप्स इट नॉर्मली क्लोज्ड। ये 4 काइटिनस प्लेट्स के द्वारा घिरी रहती है जो कि इसको बंद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है फूड एंड फीडिंग, भोजन और अश्नविधि। ठीक है, बिच्छू जो होता है वो एक मांसाहारी या परभक्षी प्राणी होता है, कॉर्निवोरस एनिमल होता है। ठीक है, और इसके फूड में जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, इन सबको ये खाता है। ठीक है, और वैसे तो प्योरली ये लिक्विड फूड जो होते हैं और जूस होते हैं उनको लेते हैं, उन जो प्रे इनका शिकार होते हैं उसकी बॉडी से जूस उसका ये सक कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही ये स्वजाति भक्षी भी होते हैं, कैनिबल भी होते हैं, अर्थात अपनी ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनको भी ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और ये काफ़ी लंबी अवधि तक बिना भोजन के रह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी अवधि तक बिना भोजन के रह सकते हैं और मुख क्योंकि इनका बहुत छोटा होता है उसके कारण से ये ठोस भोजन को ग्रहण नहीं करते बल्कि ये जो शिकार होता है इसका उसके तरल पदार्थों को ही चूस लेते हैं। बिच्छू अपने जो पेडिपेल्प होते हैं उनकी सहायता से पहले शिकार को पकड़ता है और फिर अपने दंश स्टिंग के द्वारा उसको अचेत कर देता है और फिर वो जो प्रे होता है, इसका शिकार होता है, उसको अपनी प्री ओरल कैविटी में पहुंचा देता है। वहाँ पर कैलिसरी के द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर दिया जाता है और फिर प्री ओरल कैविटी में उपस्थित जो विभिन्न इसके अपेंडेजेस हैं उनके जो ग्नैथोबेसिस होते हैं उनकी सहायता से ये इन छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को निचोड़ देते हैं और इस शिकार से निकला हुआ जो तरल पदार्थ होता है उसको ये फेरिंग्स की सहायता से, फेरिंग्स की जो मसल्स जो थी स्फिंक्टर और डायलेटर मसल्स, उनकी सहायता से फिर ये इसको उन मसल्स की सहायता से चूस लेते हैं और इस तरह से भोजन के ग्रहण करने की जो इसकी प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, मतलब पाचन, अवशोषण एंड बहिर्निक्षेपण। तो भोजन ग्रहण करने के समय जब सबसे पहले प्री ओरल कैविटी में भोजन को लुगदी के रूप में बदल दिया जाता है, उसी समय पर इसकी जो फर्स्ट पेयर जो होती है टांगे, उसके जो मैक्सिली प्रोसेज होते हैं उनमें एल्वियोलर ग्लैंड्स, कुप्पी की ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिनकी सहायता से वहाँ पर प्रोटीन का आंशिक डाइजेशन हो जाता है और फिर ये आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है फिर वो आगे जाके फेरिंग्स और इसोफेगस के बाद में जब स्टमक में जाता है तब यहाँ पे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं, स्टमक ग्लैंड्स, वहाँ से एंजाइम्स आते हैं, पाचक रस आते हैं, वहाँ पर इसका फिर पूर्ण पाचन होता है और ये जो ये जो स्टमक ग्लैंड्स जो होती हैं उनके द्वारा भोजन में पाचक रस को मिलाया जाता है जिसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन करते हैं और फिर जब भोजन का पाचन हो जाता है तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन का कार्य इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है और फिर जो बिना अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आंत्र में एकत्रित करके उसको फिर समय समय पर बाद में गुदा द्वार के द्वारा बाहर एनस से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग इसको वापस रिवाइज कर लीजिए। डाइजेशन सिस्टम में 2 मेन पार्ट कौन से, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें 4 मेन पार्ट्स हैं, प्री ओरल कैविटी, मुखपुरु गुहा, सेकंड फोरगट या स्टोमोडियम, अग्र आंत्र या स्टोमोडियम,
ठीक है। थर्ड पार्ट है मिडगट या मिजेंट्रॉन, फोर्थ पार्ट है हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, ठीक है। और जो इसका फोरगट है वो फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस। और जो मध्य आंत्र है इसकी वो 2 पार्ट में, स्टमक और इंटेस्टाइन। और इसी पार्ट के अंदर ग्लैंड्स भी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, आकर इसमें मिक्स होती हैं, जो भोजन के पाचन का कार्य करती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मेन क्या है, इसमें लीवर, ठीक है। ये जो इसकी उदर की जो गुहा है उसमें भूरे रंग की, ब्राउन कलर की एक ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, जिसको लीवर, यकृत या हिपेटोपेनक्रियाज भी बोलते हैं, मतलब यकृताग्नाशय, या इसको काइलेंट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। ये 5 जोड़ी डक्ट्स के द्वारा आंत्र में खुलती है, ठीक है। जो अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी 5 जोड़ी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स, वही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, यकृत वाहिकाएं या हिपेटिक डक्ट कहलाती हैं, ठीक है। ये जो हिपेटोपेनक्रियाज होता है उसके मध्य पृष्ठ तल पर एक खांच पाई जाती है, उसके अंदर इस स्कॉर्पियन का हार्ट स्थित होता है। और ये जो आंत्र है इसकी और आंतरांग होती हैं, इन ग्रंथियों के भीतर इसमें ये इस खांच में धंसे रहते हैं। और ये जो हिपेटोपेनक्रियाज है ये एक शाखित ग्रंथि होती है, इसमें छोटी छोटी नलिकाओं के पुंज होती हैं, ठीक है। और इसे पाचक रसों को स्त्रवण करने का कार्य है, जो कि स्टमक में आके भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये मेन पार्ट्स आपके हो गए, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ आपका ये पाचन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है।